अगर कोई लड़का डॉक्टर किसी लड़की के फीमेल पार्ट के लिए ऐसी बयान देता तो क्या वो बयान समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता? बिल्कुल नहीं किया जाता। तो लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए समान कानून है, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के केस में बड़ी कड़ी चेतावनी दी थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यह मतलब नहीं है कि आप इसे टेक एज ग्रांट ले लीजिए और अपने तरीके से इसको यूज करिए। आप कॉमेडी कर सकते हैं, शो चला सकते हैं, लेकिन समाज को आड़े हाथों लेने की जरूरत नहीं है। और कई सारे कॉमेडियन हैं जो बिना ऐसे शब्दों को यूज किए अपना अच्छे से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। आप देखिए जाकिर खान को, किस तरीके से उनके कॉमेडी शोज भी चल रहे हैं, सारे शोज चल रहे हैं। आप देखिए अनुभव बस्सी को, ऐसा कुछ भी बयान नहीं अभी तक आया, लेकिन इस तरीके का फूहड़पन परोस के अगर कोई सोच रहा है कि वो कॉमेडी कर रहा है तो मैं उसे कॉमेडी नहीं मानता हूं। इन लोगों के खिलाफ एक कानून आना चाहिए, पार्लियामेंट को पास करना चाहिए कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के दायरे में रहते हुए भारतीय कल्चर का भी दायरा देखना है, भारतीय कल्चर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये सब बयान देना बहुत ही गलत है और मैं बहुत कंडेम करता हूं जो 370 बिरयानी वाली बात थी। किसी भी लड़के को इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे बयान और ऐसी सोच समाज को पीछे ले जा रही है। और दूसरी बात, जो लड़की ने भी बयान दिया था, शायद कुछ दिन पहले दिया था, किसी ने उसको नोटिस नहीं किया, ऐसा बयान किसी महिला के भी मुख से अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने कहा दोनों की गलती है, देश में जो नैरेटिव चलता है आप एक सिलेक्टिव पॉइंट को उठा लेते हैं, उस पे बोलते हैं। 370 पे तो बात की जा रही है फेमिनिज्म के द्वारा, तमाम तरह के महिला संगठन हो या जो फेमिनिस्ट अपने आप को कहते हैं, लेकिन वे सैजल पवार जो डॉक्टर है उन पे चुप हो जाते हैं। ये कहां तक जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि समाज अब बहुत ही पढ़ा लिखा हो चुका है और कई लोग इसमें सामने आकर मुखर होकर बोल रहे हैं और मैं बड़े खुश हूं कि मीडिया के लोग भी इस मैटर को उठा रहे हैं कि समाज में ऐसा सिलेक्टिव अप्रोच क्यों कि एक तरफ कैरेक्टर एसेसिनेशन किया जा रहा है और दूसरी तरफ ना तो जॉब से निकाला जा रहा है, ना सुयोमोटो कॉग्निजेंस लिए जा रहे हैं, ना उसको बुलाकर यह पूछा जा रहा है कि आप एक डॉक्टर होते हुए इथिकल चीजों को फॉलो करते हुए ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं। क्योंकि जो मेडिकल का इथिक्स है उसमें भी साफ साफ किया जाता है कि चाहे लाइव बॉडी हो चाहे डेड बॉडी हो, दोनों के पर्सनल राइट होते हैं, आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट हैं कि मृतक व्यक्तियों का भी फंडामेंटल राइट होता है और उसको अगर कोई अपहेल नहीं कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो उसको सजा भी होती है। और इसी को देखते हुए जो प्रोसेसन की बात कही जाती है आफ्टर डेथ, उसको भी पूरा कराया जाता है। इवन जो एक्यूज रहते हैं, जो आजीवन कारावास में जेल में रहते हैं, मरने के बाद उनकी भी अंतिम संस्कार किए जाते हैं। कुछ दिन पहले एक जजमेंट भी आया कि अब लड़का लड़की अगर शादी के पहले भी आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसको मोरल कैरेक्टर के ऊपर नहीं देखा जाएगा। अगर कोर्ट ही ये बात कहेगी तो मुझे लगता है कि आगे चलकर लोग खुले तौर पे ऐसी चीजें करेंगे। और यही कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ही ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागारत्ना ने कहा था कि किसी भी मेल या फीमेल को रिलेशनशिप में आने से पहले बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सोचना चाहिए, तभी रिलेशनशिप में आना चाहिए। पार्लियामेंट ने तो अमेंड कर दिया, एक कानून ही ला दिया अंडर सेक्शन 69 ऑफ द बीएनएस कि अगर कोई फॉल्स प्रॉमिस करके मैरिज का किसी के ऊपर धोखे देके किसी से संबंध बना रहा है कि हम तुमसे शादी करेंगे तो उसे 10 साल की जेल होगी। आखिर इस तरीके के अगर कानून आएंगे तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीजें समाज को पीछे धकेलेंगे। अगर रेप का कानून है तो रेप का कानून रहने दीजिए। ऐसे तो हर कोई व्यक्ति जो आज लिव इन रिलेशनशिप में है कल जाके केस कर देगा कि हमसे शादी का झांसा दिया था। सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही क्लियर गाइडलाइन है कि अगर आप जिस दिन लिव इन रिलेशनशिप में आए उस दिन कोई प्रॉमिस नहीं किए हैं कि शादी करेंगे तो इसको फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज नहीं माना जाएगा। लेकिन हर पुलिस थाने में दरोगा के पास अगर सेक्शन 69 का केस जाता है तो पहले वो एफआईआर रजिस्टर करके लड़की का मेडिकल करा देता है, फिर लड़के को गिरफ्तार करने की बात शुरू हो जाती है। तो मेरा यह मानना है कि कानून को और क्लियर होना चाहिए। नए कानून तो आए लेकिन उसका सही इंप्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो पाया, ना तो किसी को यह समझ में आया कि ये कानून लाने के लिए क्या। अब मैं उस पर एक चीज और कहूंगा कि कुछ ऐसे छोटे ऑफेंस थे, ट्रिवियल ऑफेंसेस थे जिसमें कम्युनिटी सर्विस कर दी गई। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई ऐसा वकील है जो जज साहब को जानता है, उसके पास कोई क्लाइंट आया कि हम तो छोटा क्राइम किए हैं, हमको कम्युनिटी सर्विस करवा दो, हमको जेल मत डलवाओ। अब वो जज साहब से सेटिंग करके कम्युनिटी सर्विस करवा सकता है, उसको जेल भी नहीं जाना होगा। हो सकता है कि कम्युनिटी सर्विस के नाम पर उसके स्थान पर दूसरा कोई जा रहा है। अभी हमने देखा था कि पुणे के केस में, बॉम्बे के
केस में, दिल्ली के केस में, नोएडा के केस में लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, लोग धक्का मार रहे हैं, एक्सीडेंट कर रहे हैं और उनको न्यायालय कह रहा है कि कम्युनिटी सर्विस करो। कम्युनिटी सर्विस से कुछ नहीं होगा। बहुत ही डिटेरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट को लागू करना चाहिए, कड़े से कड़ा कानून। आप दुबई में जाइए, कोई कम्युनिटी सर्विस नहीं, अगर आपने कोई जुर्म किया है तो उसके लिए आपको लायबल माना जाएगा। आप चाहे मिडिल ईस्ट के कंट्री में जाइए, चाहे यूएस में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, वहां सभ्य समाज अभी तक इसीलिए रह पा रहा है क्योंकि वहां का कानून लचीला नहीं है, कानून स्ट्रिक्ट है और क्लियर है। अगर कानून लचीला होगा तो इसका फायदा वकीलों के माध्यम से एक्यूज उठाएंगे और हमेशा हमेशा समाज में वो लोग प्रिवेल करेंगे जिनके पास पैसा होगा, पावर होगा, और जो गरीब होंगे वो तो आप भी सुनते होंगे कि छोटे छोटे एक्ट के लिए जेल जाते रहेंगे। अभी हमने बिहार का एक न्यूज सुना, 86 साल के 84 साल के व्यक्ति को जेल हो गई। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर पार्लियामेंट को एक अच्छा कानून बनाना चाहिए। ये काफी पुराने मामले में था, लेकिन अब वकील साहब ये सेलेक्टिव नैरेटिव क्यों? नहीं, बिल्कुल सेलेक्टिव नैरेटिव जो है नहीं होना चाहिए। हर तरीके से हर चीज़ को देखना चाहिए। मेरा मानना है कि ये जो केस हुआ इसमें जो लड़का का था वो बहुत आपत्तिजनक था और उसको प्रेरित मोरे जिसके शो पे ये उसने भी माफ़ी मांगी और भी बोल रहा है कि मैं हेड के लिए मैं जिम्मेदार हूँ और मैं इसको मुझे मौका दो। और जो सेजल पवार डॉक्टर हैं, मैं मानता हूँ कि उनको फोर्स लीव पे जो है 15 दिन के फोर्स लीव पे भेजा गया और 5 लोगों की कमेटी बनाई गई, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। मेरा ये मानना है कि ये एक सही मौका है जब इंस्टाग्राम या मान लीजिए इस तरीके का शो का मिसयूज हो रहा था, यहाँ पे एक डिटरेंट इफेक्ट या एक सबक के तौर पे इनको रेस्टिकेट किया जाए। इन दोनों को उनकी कंपनी से हटाया गया ही है, इनको भी, क्योंकि अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म से इस तरह की घिनौनी बातें करेंगे, जैसा कि विशाल जी बता रहे थे कि किसी भी व्यक्ति का जो जी रहा है और जो मर गया, दोनों का गरिमापूर्ण राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी होना चाहिए। आप किसी मरे व्यक्ति का पोस्टमार्टम करिए और उसके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के बारे में ऐसा बोल रही है, तो मैं मानता हूँ कि ये इस समाज में जो है ना, ये मजाक नहीं, मजाक ही है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि शो के नाम पे, इंटरटेनमेंट के नाम पे आप समझिए कि मरे हुए व्यक्ति की जो है गरिमा के साथ खेल रहे हैं। अभी जो है सुनील पाल नाम के भी वो उन्होंने कहा है कि जो आजकल जो चीज़ें हो रही हैं, ये लोग सोशल टेररिस्ट हैं, सामाजिक रूप से आतंकवाद फैला रहे हैं। क्योंकि आप देखिए जो फुहरता है, चाहे रणवीर अहलावादिया का लेटेंट शो हो जाए, चाहे समय राणा का हो जाए, ये लोग सब समाज के, समझिए आतंकवादी कह लीजिए इनको। ये लोग क्या करते हैं कि अपने नैरेटिव चलाने के लिए, अपनी बात को पुश करने के लिए, जितने भी हैं इस टाइप के व्यूज़ के लिए, ये कुछ भी मर्यादा, आप सोचिए ना, रणवीर अहलावादिया जो बयान दिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत डांट रहे थे उनको कि सारी चीज़ें भाई ऐसा कैसे कोई कर सकता है। तो मैं मानता हूँ कि इनके ऊपर डिटरेंट इफेक्ट होना चाहिए, इनका ऑल टाइम सोशल बाइकआउट होना चाहिए सोशल मीडिया पे, और जो कमाते हैं ये उस पर बैन होनी चाहिए। सबसे पहला तो जी का जंजाल ये मोनेटाइजेशन है। मोनेटाइजेशन जिस दिन बंद हो जाएगा, सारे वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएटर का मैं मानता हूँ कि मोनेटाइजेशन बिना देर के बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि आप देखिए व्यू पाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, बस ऑन कैमरा लोग कपड़े चेंज कर रहे हैं। बताइए ये क्या मजाक है? नैतिकता तो कहीं रहने गई है। सोसाइटी में जितनी विसंगतियां हैं, क्योस है, जेनजी आंदोलन की बात कर रहे हैं, कई देशों में हुए, क्या पता इस चीज़ को लेकर भी हो जाए। तो मैं मानता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी को देखते हुए इस पर कड़े एक्शन इन पे होना चाहिए। सेजल पवार हो चाहे लड़का हो, बताइए आप ऑन कैमरा ऐसे ऐसी चीज़ कर रहे, इससे पहले भी हुआ है। तो एक भारत में कानून का जो लचीलापन है उसको लेकर मुझे बहुत जो है आशंका है कि इसमें होगा नहीं, लिपापोती हो जाती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम भारतीयों की जो याददाश्त होती है 10-5 दिन की होती है, फिर कोई नया मैटर हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे। सही वक्त है, जैसे गिरिवाला सिंह का केस, अब दिलीप शर्मा कहाँ कोई याद कर रहा है? एक टाइम पिक पकड़ा और सारी चीज़ें हुई और फिर कुछ न कुछ नया हो जा रहा है। मैं मानता हूँ कि जब भी कोई ऐसा मैटर है उसका डेटरेंट इफेक्ट और प्यूनिटिव इफेक्ट जब जाएगा, सोसाइटी को एक मैसेज जाएगा करे। यही अगर आप मिडिल ईस्ट में किए होते तो पता चल जाता। अभी तक आपको पता है क्या सबसे बड़ी बात क्या है? जो डिजिटलाइजेशन आया, जिस पर्पस के लिए जो चीज़ें आई थी उसका मिसयूज हो रहा है। मोबाइल आया था कि आपकी बेहतरी कर सके लाइफ में। अभी लोग यहाँ मोबाइल में लाइव जाकर कपड़े बदल रहे, तो सोचिए कहाँ रह गई मोरालिटी। आप कुछ चीज़ें पर्दे में ही ठीक लगती, चाहे लड़का हो, ये दोनों के लिए लागू होता है। मैं कोई ये ना सोचे कि मैं किसी लड़की के लिए कर रहा हूँ, ये पुरुष के लिए भी चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ नैतिकता के नाम पे इसको देख लीजिए, अभद्र से अभद्र पॉडकास्ट हो रहे, अभद्र से अभद्र। एक तो सबसे जी का जंजाल पॉडकास्ट हो गए, कोई भी कुछ भी बोल रहा है। चाइना में बहुत अच्छा रूल हुआ है कि जो जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है वही पॉडकास्ट कर सकता है, वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। ठीक है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल के बच्चों का मोबाइल यूज करना मना होगा। भारत में क्या है, कुछ भी चल रहा है। हर तीसरा आदमी आयुर्वेदिक का जानकार हो रखा है, हर चौथा आदमी जो है एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीजों का जोगाड़ रखा है। हाँ, कुछ नहीं, कॉमर्स का हल्का भी जानकार, शेयर मार्केट के बारे में प्रेडिक्शन कर रहा है। तो बहुत मैं मानता हूँ इस पर रोक लगनी चाहिए और सेंसरशिप होनी चाहिए हर एक कंटेंट का। इंस्टाग्राम क्या है कि आपको एक तरह का एल्गोरिथम आपको इंसर्ट करता जाएगा, आप एक तरीके के पर दे दें। मैं मानता हूँ कि एक भारत में एक बड़ी समस्या है कि सोशल मीडिया का रेगुलेशन हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, मतलब इंटरटेनमेंट के नाम पे
मतलब न्यूडिटी कह लीजिए, उस वर्ड को बोलना थोड़ा न्यूडिटी बोल लीजिए, ऑफेंसिवनेस बोल लीजिए, सब कुछ हो रहा है। मोरालिटी तो अब मैं मानता हूँ कि बहुत ही सब बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो गया, और मैं मानता हूँ मोरालिटी को ये मोरालिटी दोनों के लिए लागू होता है। और कार्रवाई यहाँ फ्रीडम के नाम पे लोग छोटे कपड़े पहन लेंगे, इसको समझेंगे फ्रीडम है। फ्रीडम अपनी मानसिकता का रखिए, सोच रखिए, कुछ अच्छा विचार कर कंस्ट्रक्टिव रखिए। यहाँ इजराइल की महिलाएं देखिए फोर्स में काम करती हैं, यहाँ की महिलाएं जो है लिपस्टिक लगाए बस घूमेंगी इधर उधर। तो मैं मानता हूँ कि चीजें आप देश के लिए कुछ करें, कुछ आप कुछ कंस्ट्रक्टिव करें। यहाँ जिसको देखो ढिंचक पूजा बने जा रहा है, तो मैं मानता हूँ कि चीजें काफी पॉपुलर हुई थी ढिंचक पूजा। यही तो समस्या है भारत में, कोई कुछ भी पॉपुलर हो जा रहा है। वो एक लड़की है, क्या तो नाम है, जो कुछ भी गन बोलती रहती, कुछ भी हो रहा है। लड़का भी है, मुझे लड़की जेंडर बायस नहीं हूँ मैं बहुत ओपनली कर रहा हूँ। लड़के तो और बेकार हो गए। वो तो जो थोड़ा बहुत भी ठीक था, इंस्टाग्राम जब से आया 30 सेकंड का रील, वो और खराब कर दिया समाज में। तो मैं मानता हूँ कि आप एक पढ़ाई को फोकस करके एक कंस्ट्रक्टिव देश के लिए आप एक असेट साबित होइए, ना कि लायबिलिटी। भारत का भी मैं पवनीत सिंह बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उनका मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं उसके, उनका मैं देखा, वो सही बात बोल रहे थे कि 95% जेनजी यूजलेस है भारत के अंदर। उसको कुछ पता ही नहीं, वो दिन भर इंस्टाग्राम इधर उधर करेगा, चीटिंग उटिंग करके पेपर करेगा, फिर कहेगा सरकार नौकरी नहीं, कहाँ देगी नौकरी सरकार। आपने एक बात कही कि आप जेंडर बाइस्ड नहीं है, लेकिन जिस तरह के दो इंसिडेंट आता है, एक मेल और फीमेल, इसमें कार्रवाई बिल्कुल बाइस्ड। वही तो नहीं मैं देखिए, मैं ऐसा है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, सजल पवार का भी नौकरी, वो जो उनकी डिग्री है उसको निलंबित करना चाहिए। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ नहीं, उसको तो कोई बचाव कर ही नहीं रहा। आप सोचिए, एक डॉक्टर होने के नाते आपका काम है टॉप से सीरीज बात, हम वकील है, हमारा काम है कोर्ट में पैरवी करना। आप डॉक्टर है तो आपका काम है, क्या होता है कि जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनको चूंकि बॉडी पे ही समझाया जाता है, ठीक, ये बहुत आम चीज है। प्रैक्टिकल कोर्ट में मतलब क्लासरूम के अंदर आपको थ्योरी लॉ पढ़ाई, मतलब थ्योरी पढ़ाई जाती है मेडिकल साइंस की, फिर उसको पोस्टमार्टम पे आपको जो है वो करके उसमें पर्टिकुलर ऑर्गन दिखाया जाता है, कहाँ क्या फंक्शनिंग है बॉडी के अंदर का। उसको लिए आप जेनिटल पार्ट को लेकर के आप मजाक कर रहे हैं, तो समझिए कि वो लड़की कल को डॉक्टर बनेगी तो ह्यूमन ऑर्गन का सप्लायर बन जाएगी, तो कुछ भी करेगी। ये ऐसे डॉक्टर बड़ी खतरनाक है, मान के चलिए कल को कुछ भी हो सकता है, मिसयूज कर सकते हैं, किसी गलत इंजेक्शन लगा दे, कुछ और ह्यूमन ऑर्गन भेज दे, किसी ने कुछ मकसद याद आ जाए, बहुत कुछ हो सकता है, कब मैनिपुलेट हो जाए, क्या कर दे। तो ऐसे मानता हूँ, वही कह रहा हूँ कि इसके लिए समाज में बहुत सामाजिक स्तर पर भी इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और कानूनी स्तर पर अभी तो कुछ हुआ नहीं। एफआईआर दर्ज हुई महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से। केएम कॉलेज ने जो है, मेडिकल कॉलेज ने जो है, इनको 15 दिन की फोर्स स्लिप है। मैं मानता हूँ कि इनके एजुकेशन कैंसिल होना चाहिए। इस तरह के लोगों को बहुत रिफॉर्मेटिव होकर के मौका देने का कोई मतलब नहीं है। ये समाज के समझिए बहुत घातक हैं, और ये और भी घातक साबित होंगे। और मैं मानता हूँ कभी भी ऑफेंस हो, जैसे तो यहाँ क्या है ना, भारत के अंदर रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस है कि मानते हैं सब सुधर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको वहीं पे डिटरेंट इफेक्ट लगाना होता है, ताकि कल को उसका दहशत होना कानून। भारत में कानूनी दहशत, मर्डर करके आदमी घूम रहा है बेल पे, तो क्या समझेंगे। तो मैं मानता हूँ कि ये सही टाइम है जब सोशल मीडिया पे एक तरीके का एक रेस्ट्रिक्शन लगाए, समाज भी इस तरह को पहचाने कौन समाज के लिए गलत है, कीड़े हैं, क्या है नहीं है, सारा कुछ देख करके इस चीज़ों को लगाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो वकील साहब, आप मानते हैं इसमें सेलेक्टिव कार्रवाई हुई है? देखिए, मुझे तो लगता है कि सिलेक्टिव कार्रवाई हुई है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की तरफ से, एनसीडब्ल्यू की तरफ से भी नोटिस इशू सिर्फ लड़के को किया गया, ये गलत है। अब समाज में एक ऐसा कानून बनना चाहिए जहां पर लड़के गलत हो या लड़की गलत हो, दोनों को बुलाकर समाज के प्रति जवाबदेही मांगनी चाहिए, और उनका क्या रोल है इस देश के लिए, इस समाज के लिए, ये भी पूछना चाहिए। सिर्फ कहने से नहीं होगा, अब करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि देश को एक ऐसे कानून की जरूरत है जो कि जेंडर न्यूट्रल हो, जहां पर बात लड़कों की भी हो और लड़कियों की भी हो, जहां पर लोगों को बुलाकर जवाबदेही तय की जाए, जहां पर अगर गलत करने वाला लड़का है या लड़की है, पनिशमेंट इक्वल दिया जाए। जब आप इक्वलिटी की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, हर मांग करते हैं, तो पनिशमेंट पाने के लिए भी इक्वलिटी होनी चाहिए। कल मैं एक न्यूज देख रहा था जिसमें एक लड़की ने फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक नीले सूटकेस में लड़के को काट के भर दिया। तो अब यहां पर यह कहना, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं अब आपको सुप्रीम कोर्ट की बात बताता हूं, कई सारे सीनियर एडवोकेट्स महिलाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि 1-2 केस सिर्फ रजिस्टर हुए लड़कियों के अगेंस्ट और आप लोग ये बयान दे रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि लड़कों ने या पुरुष समाज ने बहुत अत्याचार किया होगा लड़कियों के खिलाफ, या दहेज में या जो कुछ भी, लेकिन लड़कियों के जो केसेस आ रहे हैं उसको आप इस नाम पे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि लड़के करते आए हैं तो लड़कियां। ये तो ठीक वही बात होगी कि 500 साल से लोग दबाते आए हैं, इसलिए रिजर्वेशन देना चाहिए। जी, पानी कुएं का नहीं पीने देते थे, तो इसलिए रिजर्वेशन बाबा साहब नहीं लाए थे। बाबा साहब अंबेडकर का रिजर्वेशन लाने का मध्यम यह था कि जो लोग समाज में पीछे हैं वो
वो आगे आ सके। ये तो समाज को बांटने के लिए नेता लोग जो अनपढ़ नेता हैं भारत के, उन्होंने ये एक एक चीज निकाल दिया। आपको ये भी बता दूं कि आने वाले समय में हम लोग एक PIL भी दाखिल करेंगे जिसमें अकाउंटेबिलिटी नेताओं की तय करनी पड़ेगी कि अब जो भी एजुकेशन मिनिस्टर बने या इकोनॉमिक मिनिस्टर बने या फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो कम से कम एटलीस्ट उसे एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि MA किया हो, BA किया हो, कुछ तो किया हो उस क्षेत्र में। 10वीं पास का लोग शिक्षा मंत्री बन जाएगा, 12वीं पास का लोग इकोनॉमिक मिनिस्टर बन जाएगा, 9वीं पास का लोग रेल मंत्री बन जाएगा। तो अब ये चीज नहीं चाहिए। आप एक IAS के एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, एक जज के एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन प्लस 3 साल की प्रैक्टिस मांग रहे हैं, एक टीचर को इस उम्र में टेट पास करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन नेता के लिए कोई कानून नहीं है। अब नेताओं की भी जवाबदेही ये देश मांगता है, अब तय होनी चाहिए, क्योंकि आप तो कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत हम बहुत से लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं। तो अगर बहुत से लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं तो नेता भी एजुकेशन से कैसे वंचित रह जा रहे हैं, या नेता के बच्चे कैसे वंचित हो रह जा रहे हैं। अब उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे लोग हों वही देश का प्रतिनिधित्व करें। बिल्कुल। तो लेकिन सर, जो फेमिनिज्म की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, महिलाओं के लिए तमाम तरह का आवाज उठ रहे हैं, लेकिन पुरुषों के लिए उस लेवल का नहीं उठ रहा है। तो जो डॉक्टर है सेजल पवार, क्या उन्हें भी रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए? जी जरूर किया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए आवाज उठाना जरूरी है। लोग उठा भी रहे हैं, शुरू से उठाते आए हैं, और हमने देखा है कि कैसे पुरुष समाज और महिला समाज ने मिलकर निर्भया के लिए आवाज उठाया और देश को नया कानून दिया। तो जहां जरूरी है वहां महिलाओं के लिए उठाएं, पुरुषों के लिए उठाएं, लेकिन कोई महिला गलत करे तो सिर्फ इस नाम पे उसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो महिला है। गलती गलती होती है। कानून को जो अपने हाथ में लेगा, समाज को जो तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके लिए समान कानून होना चाहिए। जी बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो फिर महिलाओं को स्पेशल छूट क्यों?